गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 170 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 170 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1908 में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था? मॉडर्न हिस्ट्री का ये प्रश्न है। बताइए। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, अरविंद घोष, राजेंद्र लाहिड़ी और भगत सिंह। 1908 में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है। और ये कौन थे? ये थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, और यह योजना बनाई थी अरविंद घोष ने। ठीक है। तो यहाँ उत्तर सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन होता प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अरविंद घोष, तो तीनों करेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया। इसके मद्देनज़र अरविंद घोष को भी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर जेल भेजकर उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है। और 1 वर्ष तक ये मुकदमा चलता रहा और आखिरकार 6 मई 1909 को अरविंद घोष को बरी कर दिया गया और उनके बचाव में जो वकील खड़े हुए थे वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी असत्य कथन है वो? तो जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक है या सांविधिक है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और परिषद के जो निर्णय हैं वो केंद्र एवं राज्य जो सरकारें हैं उनका जो वोट का मान होता है वो बराबर होता है इनके निर्णय लेने में। देखिए बराबर नहीं होता, गलत है। ठीक है। 1/3 इसका होता है, राज्यों का 2/3 होता है, और जो निर्णय लिए जाते हैं वो 3/4 से लिए जाते हैं। बाकी इसका अध्यक्ष, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ना होकर वित्त मंत्री होते हैं, ये भी गलत है। और बिल्कुल ये संवैधानिक निकाय है ये तो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है। तो असत्य हमको ढूंढना, गलत ढूंढना, तो बी गलत है और 3 गलत है, मतलब 2 गलत है 3 गलत है। तो एक तो गलत है नहीं, एक को हटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी के प्रशासन एवं संचालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ठीक है। तो संविधान में आ गई है, तो संवैधानिक निकाय हो गई और इसका अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है, ना कि प्रधानमंत्री, और राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत जो मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। देखिए परिषद का गठन इस प्रकार किया गया है कि केंद्र सरकार को 1/3 वोटिंग शक्ति है तथा सभी राज्यों को 2/3 वोटिंग शक्ति प्राप्त है। जो निर्णय लिए जाते हैं वो सदस्यों के 3/4 बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट है गलत। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है और वर्तमान में भारत जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। बिल्कुल स्थायी होता तो गलत हो जाता, करेक्ट है। इसका मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है, इसका कार्य, ये भी सही है। और 6 प्रमुख अंगों में से एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो हेडक्वार्टर है ये गलत है, इसका मुख्यालय है यूएसए के न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो सी अपना आंसर है। तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए न्यूयॉर्क कर देता, यहाँ स्थायी लिख देता, तो ये गलत हो जाता। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है ये। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है और ट्रस्टीशिप परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
ठीक है, तो 1, 2, 3, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय 4, और ये 5, और ये हो गई 6, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये हो गई 6। अब देखिए, यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है, और परिषद का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ना कि पेरिस के फ्रांस में। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। 5 होते हैं स्थायी और बाकी के 10 होते हैं अस्थायी, जिनका 2 वर्षीय कार्यकाल होता है। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम। भारत इसमें नहीं है अभी तक। देखिए, भारत जो है वर्ष 2021 में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ, और यह 2 वर्ष यानी 21 और 22 तक परिषद का जो है अस्थायी सदस्य रहा। ठीक है, यानी अब इसकी सदस्यता खत्म हो गई है, 23 चल गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और सही कथन की पहचान करेंगे। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है, और इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। बिल्कुल सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है ये। मार्च 2009 में इसका गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। ये सही है तीनों, तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, और इसका गठन हुआ था मार्च 2009 में। और राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, यह है इसकी हिस्ट्री। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इम्पोर्टेंट लाइन ये है इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। ठीक है, और ये भी कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, हिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे विदेशी विवरणों में सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कौटिल्य या हर्षवर्धन? विदेशी विवरणों में किसे सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त है यहाँ पर। देखिए, ग्रीक लेखकों ने सिकंदर महान के समकालीन सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया है, जिन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, राजकुमार सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की जाती है, जिसका राज्याभिषेक हुआ था 322 ईसा पूर्व में। और ग्रीक स्रोत चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच मुलाकात की भी चर्चा करते हैं। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के मुख्य निर्माता थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें बिहार, नेपाल, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत तथा दक्कन शामिल थे। जैन ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया, और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर के पास स्थित है, कि पहाड़ियों पर चले गए, और उपवास के द्वारा उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। सल्लेखना यानी उपवास के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेवासा, देमाबाद, सोनगांव और प्रकाश निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है? बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, गिलुंद संस्कृति या जौरवे संस्कृति? इसका आंसर है जौरवे संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
तो सबसे विस्तृत ताम्रपाषाण उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में किए गए। कई ताम्रपाषाण स्थल जैसे कि जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, अहमदनगर जिलों में, चंदौली, सोनगांव पुणे जिले में, और इनाम गांव और प्रकाश नासिक जिलों में जो है इनकी खुदाई की गई। और ये सभी जोरवे संस्कृति से संबंधित है, जिसका नाम जोरवे नामक स्थल के नाम पर रखा गया। और जोरवे अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रभा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है जो है गोदावरी की सहायक नदी। और जोरवे संस्कृति में मालवा और दक्षिणी नवपाषाण दोनों संस्कृतियों के तत्व मौजूद हैं। तो विकल्प ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नदीतमा के रूप में हुआ है? बताइए कौन सी है? सरस्वती है। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान की कुछ नदियों जैसे कि कुंभा और सिंधु वे इसकी 5 वितरिकाओं का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सिंधु आर्यों की महत्वपूर्ण नदी है जिसका बार बार उल्लेख किया गया है। एक अन्य नदी है सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा या सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में जाना जाता है। और इसकी पहचान हरियाणा और राजस्थान में घग्गर हकरा चैनल से होती है। तो सी करेक्ट है। ठीक है, सरस्वती। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य जो है सबसे पहले जिस क्षेत्र में बसे उसे 7 नदियों की भूमि कहा जाता है, यानी सप्त सैंधव प्रदेश। साइंस का प्रश्न है, तिलचट्टा या कॉकरोच निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव है? द्विलिंगी, एकलिंगी, उभयलिंगी या इनमें से कोई नहीं? तिलचट्टा या कॉकरोच है एकलिंगी। ठीक है, देखिए बेजीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, अर्थात वे एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, उन्हें एकलिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टा तथा पक्षी। तिलचट्टा या कॉकरोच एक ही बात है। और अधिकांश जीवों, और तिलचट्टा यूपीपीसीएस का फेवरेट है, 2-3 बार प्रश्न बन चुके हैं तिलचट्टे पर। ठीक है, और रक्त भी नहीं होता है इसमें। देखिए अधिकांश जीवों में नर और मादा लिंग अलग अलग व्यष्टियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और सुस्पष्ट होते हैं, और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। उदाहरण के लिए समझे तो मनुष्य, बंदर है, मछली है, मेढक है। और जीव जगत में उभयलिंगी जीवों का पाया जाना एक आम बात है। अधिकांश जीव उभयलिंगी होते हैं, जैसे कि केचुआ उभयलिंगी है। ये इस तरह का कोई कालानुक्रम का प्रश्न किसी भी क्षेत्र से पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से, साइंस से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स से। निम्नलिखित में से जीवों में जनन का सही क्रम बता दीजिए। देखिए सबसे पहले तो जन्म ही होगा। ठीक है, और मृत्यु जीवन का परम सत्य है। तो जन्म सबसे पहले होगा, मृत्यु सबसे लास्ट में होगी। तो परिपक्वता को हटा दीजिए, वृद्धि को हटा दीजिए। तो सबसे पहले जन्म होगा, उसके बाद वृद्धि होगी, फिर परिपक्वता और अंत में मृत्यु। तो भी है इसका आंसर। देखिए जीवों में जनन को एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे जीव यानी संतति को जन्म देते हैं। तो जन्म सबसे पहले हो गया। संतति में सर्वप्रथम वृद्धि होती है, वृद्धि दूसरा हो गया, फिर उसमें आती है परिपक्वता, तीसरा हो गया, और इसके बाद उस संतति की मृत्यु हो जाती है, तो चौथा हो गया। और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बी करेक्ट हो गया। पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 में है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। इनको सबको याद कर लीजिएगा। 36 में क्या है, 37 में क्या है, 51 में क्या है। ठीक है, मूल अधिकार पूरे याद होने चाहिए, और 11 के 11 मूल कर्तव्य याद होने चाहिए, क्योंकि पीसीएस में अनुच्छेद से ही पूछ लेगा कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ए है इसका आंसर। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक संप्रदायों के लिए या समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य जो है भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, और ये राज्य का नीति निषेध सिद्धांत है। देखिए अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया।
ये करंट अफेयर्स का सवाल है। हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस नाम से एक नई नीति तैयार की है? भारत संपर्क योजना, रेल कौशल विकास योजना, अमृत भारत स्टेशन, इनमें से कोई नहीं, कुछ और होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नीति तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है और यह स्टेशन की आवश्यकताओं और संरक्षण के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए? आंग सान सू की वाली खबर आपने सुनी हो तो म्यांमार याद आ रहा होगा। ठीक है, डी है इसका आंसर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में घोषणा की है कि विगत वर्ष सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए और विगत वर्ष सेना के द्वारा आंग सान सू की सरकार के हटाए जाने के बाद से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो है अव्यवस्था फैली हुई है। तो म्यांमार का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है? क्रेडिट गारंटी योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की है? क्रेडिट गारंटी योजना जो है ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। और यह योजना पात्र स्टार्टअप को वित्त पोषण करने के क्रम में सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्य सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी है? सिमियन वायरस, पापोवा वायरस, राइनो वायरस या पिकॉर्न वायरस? सामान्य सर्दी जुकाम के लिए राइनो वायरस है। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो राइनो वायरस जो है सामान्य सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। H1N1 वायरस का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? एक है H1N1 और एक पूछ लेते हैं H5N1। तो H1N1 ये स्वाइन फ्लू का वायरस है, H5N1 पूछ ले तो बर्ड फ्लू का वायरस है। एक और पूछा था H9N1, वो इन्फ्लुएंजा का है। ठीक है, डेंगू जो होता है वो एंडीज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया पूछ लेता तो मादा एनाफ्लिज के द्वारा। और एड्स का तो सभी को पता होगा, HIV के द्वारा। ठीक है, तो H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2009 में H1N1 के कारण होने वाले फ्लू को वैश्विक महामारी घोषित किया था। बुखार हो गया, खांसी हो गया, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और शरीर में दर्द इसके प्रमुख लक्षण है। H5N1 की बात करें तो यह बर्ड फ्लू से संबंधित वायरस है। तो 15 प्रश्न थे ये करंट और जीएस के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी का आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो, वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।